नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में एक ऐसा घोटाला जिसने जनता के गले से पानी छीन लिया। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन। इसमें टेंडर से लेकर पाइप खरीदी से लेकर कनेक्शन देने तक हर जगह करप्शन का कनेक्शन नजर आया। जांच शुरू हुई तो जलदाय विभाग के अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक और दलाल से लेकर पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री तक रडार पर आ गए। जहां सीबीआई तक पहुंची, ईडी की एंट्री हुई और आज स्थिति है कि उस वक्त के मंत्री आज रिमांड पर हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में बड़े मगरमच्छ तक शिकंजा पहुंचना शुरू हो चुका है और ईडी से सामना करने के दौरान क्या कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? आज बात इसी में। देखिए, ऐसा लगता है जैसे ईडी को विपक्षी पार्टियों के लिए बनाया गया हो। क्या वाकई में जो कार्रवाई की गई है वो सियासी कार्रवाई है या फिर तथ्यों के आधार पर की गई एक सटीक कार्रवाई है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, हमारे साथ रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ईडी से सत्येंद्र सिंह जी हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हैं। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। जिस तरीके से चार्जशीट तैयार हुई, जिस तरीके से रिमांड मांगा गया, क्या वाकई में जो कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि भाई पॉलिटिकली रंजिश से निकालने के लिए कार्रवाई की गई है, क्या वाकई में ऐसा होता है? और ऐसा होने के दौरान क्या कोर्ट रिमांड देता है? किस तरीके के जो सबूत होंगे वो ईडी के पास होंगे? विजेंद्र जी, आपको, मेरे को-पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, आपने पहला मुद्दा उठाया है कि क्या ये सियासी कार्रवाई है। यदि ये सियासी कार्रवाई होती तो इतना इंतजार करने की कहां जरूरत थी। देखिए, ईडी ने जो अन्वेषण अधिकारी है उन्होंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठे किए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ को एक्यूज को जमानत देते समय भी टिप्पणी की कि जो जिसको आप किंगपिन कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। लेकिन ईडी ने के अधिकारियों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। अब क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके अनुसार पुख्ता सबूत है, तो उन्होंने गिरफ्तारी की और अदालत के सामने वो सारे सबूत पेश किए गए हैं। अब तो ये न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा से तय हो जाएगा कि क्या सबूत पर्याप्त हैं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको सियासी कार्रवाई कहना एकदम गलत है। ठीक जी विजेंद्र। रिमांड और बताइए सर, जब इतने सबूत इकट्ठे हो चुके थे तो रिमांड के जरिए क्या वाकई में अभी कुछ और ऐसा है जो जानने की जरूरत है और आपको लग रहा है इसके तार अब पूर्व मंत्री से ऊपर तक भी जा सकते हैं? देखिए, मैं अन्वेषण से नहीं जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, और न ही मुझे एकदम तात्कालिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि रिमांड इसलिए लिया गया है कि कल जब गिरफ्तारी की गई उससे पहले इनके बयान लिए गए, तो इन्होंने जरूर कुछ चीजों के बारे में नहीं बताया होगा और टाल मटोल की होगी, तो उसी के बारे में या कुछ सबूत और होंगे जिनके लिए उनसे अभी पूछताछ बाकी है, तो पूछताछ की जा रही है जिससे कि आगे की कड़ियां जोड़ी जा सके। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नितिन सारस्वत, क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये पॉलिटिकली है, जबकि कई चीजों के प्रमाण तो जमीन पर भी नजर आते हैं? और वाकई में अगर पॉलिटिकली है तो जैसे राहुल गांधी पर कार्रवाई होती है तो पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन होते हैं, फिर पूर्व मंत्री के लिए ऐसा क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको पता है, ये बहुत ही दुखद बात है कि आज ईडी है वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। और ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कैसे बना, इसके लिए तथ्य हम लोगों के सामने, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बात है। 5,906 केस उन्होंने दर्ज किए, जिसमें केवल 24 में कन्विक्शन रेट है। 193 केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए, जिसमें से केवल 2 में दोष सिद्धि हुई। 95% केस ओनली विपक्ष के खिलाफ है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईडी में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम कोर्टों में ईडी की कार्यवाही पे आपने देखा कि डायरेक्टर पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सवाल उठाए कि आपके पास एक ही आदमी है जिसको आप लगातार, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट भाई नितिन, आंकड़े दे रहे हैं ना, टोटल केस कितने हैं मैं बताया ना, 5,906 केस में केवल 24 केस में कन्विक्शन है। हाँ 6,000 में से कितने हैं पॉलिटिकली? मैं कह रहा हूं कि 193 में तो केवल कितने बताइए ना, विधायक और विधायक के ऊपर केस है। कितने उस मैं ये कह रहा हूं 5,906 केस है। हाँ टोटल, ठीक है, टोटल केस ठीक, 24 में कन्विक्शन है केवल। कितना परसेंट हुआ? 1% से भी कम हुआ नहीं हुआ। पूछ रहा हूं पॉलिटिकली कितने हैं? मैं पॉलिटिकली 193 केस दर्ज हुए। अब 6,000 में से 1 मिनट, 6,000 में से 193 कितना परसेंट हुआ? 106, मैं कह रहा हूं कि 193 590, मैं आप बताइए ना कितना परसेंट हुआ? 193 1% के आसपास है। 1% हुआ? 1% सुनिए मेरी बात सुनिए, अब सिर्फ पॉलिटिकल, भाई मैं समझा रहा हूं, अरे मेरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आपको घड़ी समझ में, मैं आपको पूरी घड़ी समझा रहा हूं, आप सुनो तो सही। नितिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पहले तो दर्शक ये समझिए कि भाई 6,000 के आसपास केस में से 1% भी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। कहा जाता है ना अच्छा, कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट किया जाता है, ये गलत है। अब आगे बढ़िए। अब मैं बताता हूं आपको कितने केस बीजेपी के नेताओं के खिलाफ है 6,000 में से। आप बताइए, बहुत आप आंकड़े आप मेरे से पूछ रहे, बताइए। तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं, आप बात गायब हो गए। अच्छा सुनिए, अब और सुन लीजिए जी। आज इस केस में एक पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ इसमें केस है, एक आदमी के खिलाफ है, उसके साथ में कितने लोगों के खिलाफ केस है? कितने लोगों के गिनोगे ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट केस है, इनडायरेक्ट उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ केस है कि नहीं है? वो परसेंटेज में काउंट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। आज आपके खिलाफ केस हो और आपके साथ जुड़े हुए 100 लोगों को, तो एक एंकर के खिलाफ केस है, लेकिन संस्थान के कितने लोगों के खिलाफ केस हो गए? अब बताइए चार्जशीट कितने में? दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी कितने में दाखिल? अरे आप सुनिए तो सही, मैं वही तो बता रहा हूं आपको। अब आप समझिए कि 24 में केवल कन्विक्शन रेट है, केवल 24 केस में 6,000 में से। अब वो छोड़ दीजिए, अब मैं केवल इसी केस की बात कर लेता हूं, क्योंकि आप सोचेंगे कि ईडी की बातें हम लोग लगातार कर चुके हैं। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं अभी कोर्ट से 2 पीयूष जैन और पदमचंद जैन जो मेन एक्यूज थे, वो राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत होती है उनकी। वहां पे हाईकोर्ट क्या कहती है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनका तो चार्जशीट में ही नाम नहीं है, और आप इतनी सारी कहानियां, वो कहते हैं कि आपके केस में दम ही नहीं है, जमानत दे देते हैं। अगले अक्यूज का नाम संजय बड़ाया, सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरोप तय ही नहीं किए और आप तमाम तरीके की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप उनको उस आधार पे जमानत दे देते हैं। कल क्या हुआ? आपने कहा कि कल का दिन ही क्यों चुना, इतने टाइम से गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि वो जिस समय सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं भावनात्मक रूप से, जहां उनकी पत्नी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और वो 15 दिन से पूरे दिन और रात उस हॉस्पिटल में, जिस समय उनकी मनोदशा, आप सोचिए। मेरे परिवार में मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा नितिन, मैं नहीं जाऊंगा। आप फिर वही आरोपी होता है। अब कल को आप कहने लगेंगे कि फला को विदेश से लेकर आए, वो तो 4th स्टेज से गुजर रहा है, उसको छोड़ दे। मैं क्या ये कह रहा हूं? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। ऐसे नहीं भैया, भावनात्मक कार्ड नहीं खेल सकते। नहीं, आप सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए नितिन, इस भावनात्मक मुद्दे पर ही मैं क्या कह रहा हूं नितिन, इसी भावनात्मक मुद्दे पर बाकायदा 1 घंटे का टाइम दिया गया कि आप मिलकर आ सकते हैं, दिया या नहीं दिया? अरे मेरी बात तो इस पर ये टाइम दिया कि भाई आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। आप इमोशनल कार्ड खेलने लग गए। कोई कार्ड नहीं, सुनिए। आप इसी तरह हमारी डिबेट होती थी, अजीत पवार जी का, उनकी पत्नी का, छगन भुजबल जी का, शुभेंदु अधिकारी का, तमाम है, उनका तो चार्जशीट में भी नाम था, संपत्तियां भी अटैच हो गई, और उसके बाद में उसी ईडी ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। कितने सारे केस है मैं आपको बताऊं, जहां तो ये सब थे, वहां तो उसमें भी जहां तो है नहीं, और ऐसे टाइम पे जहां उनकी पत्नी, हमारा देश, बिल्कुल ये जरूरी है। आपके पास पहले बहुत टाइम, सुनिए मेरी बात। नहीं, तथ्यों के साथ आप रहिए। है ही नहीं ना, हाईकोर्ट ने बता दिया, कमाल कर रहे हैं नरेश शर्मा जी। अरे नरेश शर्मा जी, 4 दिन का रिमांड यूं ही मिल जाता है, बिना तथ्यों के मिल जाता है 4 दिन का रिमांड। नरेश शर्मा जी देखिए विजेंद्र, अब इसमें क्या रहेगा आगे, क्या पूछताछ में निकल के आता है, ये तो जब ईडी पूरी पूछताछ करेगी तब पता लग पाएगा। महेश जोशी की कितनी भूमिका है, किस तरह की भूमिका है, ये जो पूछताछ होगी, या फिर चार्जशीट में उनका आगे से कह सकते दोबारा नाम उनमें जोड़ा जाए और फिर आरोप लगाया जाए, तो तब पता लग पाएगा। लेकिन बात अगर इस जल जीवन मिशन की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में इस मिशन में ज़बरदस्त घोटाला हुआ था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत हुई है,
और ये मिलीभगत विजेंद्र सिर्फ ये ईडी की जो जांच हो रही है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, या एसीबी ने पकड़ा था वहाँ तक सीमित नहीं है कि ये कोई है। आप जहाँ हाथ डालो वहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये तो चलिए मामला सामने आ गया था, एक एक्शियन है जो वो पकड़ में आ गए थे। उसके बाद पता लगा था कि जो पदमचंद जैन की जो हम बात कर रहे हैं उसके दफ्तर में जाके इंजीनियर है वो एमबी भरते थे। एमबी मतलब मेजरमेंट बुक होती है, जो सरकारी दस्तावेज होता है, जो पीएचडी दफ्तर में होना चाहिए, वो उनके वहाँ था। वहाँ से एक ये जो कह सकते हैं खुलासा होना शुरू हुआ था, जो बाद में पता लगा कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे आप विजेंद्र समझिए कि जो 900 करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें जो ठेका लिया गया है इन फर्मों के द्वारा, 2 फर्म की जो बात की जा रही है जिनको पकड़ा भी गया, उन्होंने पूरी तरह से फर्जी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करके ठेके ले लिए। अब फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट हो सकता है ठेकेदार तो तैयार कर ले, लेकिन अफसरों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। अब अफसरों ने किसके कहने पे किया, क्या अपने स्तर पे किया या उन पे कोई दबाव था? क्या महेश जोशी का दबाव था? क्या महेश जोशी ने डायरेक्शन दिया? क्या संजय बढ़ाया जो है उन्होंने सब काम किया, क्योंकि संजय बढ़ाया गिरफ्तार हो चुके हैं। अब लिंक जो है वो ये जोड़ा जा रहा है कि संजय बढ़ाया है वो महेश जोशी के नज़दीकी हैं, और जो कई अफसरों ने जिनसे पूछताछ हुई है उन्होंने ये कहा कि साहब संजय बढ़ाया है वो डिपार्टमेंट चलाते थे। और जो एसीबी की जो एफआईआर है जिसमें 22 लोगों के नाम हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि साहब किस तरह जो है वो ठेके दिए गए थे, किस तरह से कमीशन की बात हुई थी। अब ये सच्चाई ये तो जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद पता लग पाएगा, लेकिन आरोप ये लगे हैं। और जब आरोप लगे हैं तो ये बात ठीक है कि इस जांच में काफ़ी लंबा वक्त हुआ है, काफ़ी पूछताछ हुई थी, और अभी तक जैसे महेश जोशी की हम बात करें तो उनको भी कई बार बुलाया गया था, उनके घर ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद उनको बुलाया गया था। अब फिर उनको जब समन भेजा था तब वो उपस्थित हुए। ये बात ठीक है। कुछ चीजें तो है ना नरेश जी जो साफ हुई कि भाई हरियाणा से पुराने पाइप लेकर आए, उसकी तो रिपोर्ट तैयार हुई होगी, फिर उनको बिछाया ही नहीं गया और दिखा दिया गया कि वे बिछ गए हैं। जिस क्वालिटी के पाइप जाने तो वो पाइप भी नहीं थे। विजेंद्र देखिए, एक तो ये होता है कि पाइप जो है वो कमजोर पाइप बिछा दिए या खराब क्वालिटी के। इस जल जीवन मिशन में तो पाइप बिछाए ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ, बिछाए नहीं, उनका पेमेंट हो गया। और मैं कह रहा हूं कि ये जो मामला सिर्फ ये जांच चल रही है 2 फर्म की है, ये यहां तक सीमित नहीं है विजेंद्र। ये आप जाइए, आप किसी भी इलाके में राजस्थान के में, आप वागड़ में चले जाइए, आप जोधपुर बाड़मेर में चले जाइए, अभी 6 अफसरों को सस्पेंड किया है, वहां पे भी पेमेंट उठा लिया, पाइप बिछाई नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि उससे जो ठेकेदार है उसके कहा जा रहा है कि भाई अब बिछा दे, अब उनसे काम कराया जा रहा है। तो यहाँ तो कहते जहाँ हाथ डाले वहीं पकड़ा जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जलदाय मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि यहाँ तो अफसर ऐसे है कि सभी की जांच करे तो डिपार्टमेंट में कोई बचेगा ही नहीं। तो ये इस डिपार्टमेंट में तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह भ्रष्टाचार का दिमक लगा हुआ है। लेकिन ये जो बड़ा मामला है जल जीवन मिशन का मामला, क्योंकि इसको क्यों उठाया, इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि ऐसा मिशन था जिसमें प्रदेश के हर जो कह सकते हैं नागरिक को पानी उसके घर नल से जल पहुंचाने का मिशन था, जिसमें 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी, 50% राज्य सरकार की थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से काम हुआ था और जिस तरह से मिलीभगत हुई थी, ये तो सवाल ही है ही नहीं। सवाल तो ये कि भाई जो यहाँ पर 100 रुपए खर्च हो रहे थे उसमें से 50 रुपए किसकी जेब में जा रहे थे, 50 किसकी में जा रहे थे? जनता तक तो ना पाइप जा रहा था, ना नल ना जल। शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या यही बड़ी मगरमच्छ है जिनका जिक्र कर रहे थे या बाकी भी और हैं? देखिए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो बार बार कहती थी और विपक्षी आरोप लगाते थे हम पर कि बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, और देखिए समय के साथ साथ बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जा रहे हैं। और जो पानी जो राजस्थान के लिए एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, जो एक पवित्र योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, उनका विजन था कि मैं गाँव में, ढाणी में, हर घर में नल से शुद्ध जल देने का काम करूंगा। और ऐसी पवित्र योजना में कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेसी नेता जो मंत्री रहे पूर्व महेश जोशी जी और उनका पूरे डिपार्टमेंट किस तरह से लिप्त पाया गया, जो अब जांच के द्वारा सामने आ रहा है। ये तो एक 900 करोड़ की बात आ रही है। मेरे को लगता है कि 900 करोड़ नहीं, 9000 करोड़ का घोटाला है। जिस तरह से अभी नरेश जी ने भी कहा कि आप जिस भी क्लस्टर में जाइए, जिस भी डिवीजन में जाइए, वहां भ्रष्टाचार ही मिलेगा। अभी आप पाली डिवीजन की बात करते हैं तो पाली डिवीजन में भी भ्रष्टाचार मिला, वहां पर भी अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए। और आप देखिए 150 से ज्यादा इंजीनियर अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। 12 के खिलाफ जो है अभियोजन स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दे दी है, 8 की प्रक्रियाधीन है। और किसी भी व्यक्ति को इस पवित्र काम में
जिन्होंने राजस्थान की जनता को प्यासा रखा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। करोड़ों लोगों की बद्दुआएं लगी हैं। और आप देखिए, ईडी कोई भी कार्रवाई करती है वो पहले दस्तावेज के आधार पर करती है, दस्तावेज का सत्यापन करती है और उसके बाद कॉल डिटेल और सारी लिंक मिलाते हुए साक्ष्य इकट्ठा करती है। और साक्ष्य जब पर्याप्त हो जाते हैं तभी ईडी बड़ी कार्रवाई करती है। और किस तरह से आपने देखा, एक राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के चहेते, करीबी, लाडले, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी हैं, और किस तरह से आज गिरफ्तार हो गए। ये करोड़ों जो जनता है राजस्थान की, शायद उनके बद्दुआओं का नतीजा है कि इन्होंने उनके हलक से पानी छीनने का काम किया। और किस तरह से 1.5 साल के अंदर जल जीवन मिशन में कितना काम हुआ है, कितने पाइप बिछे हैं और कितने करोड़ रुपए सेंटर से आए और कितने का काम राजस्थान में किया गया? देखिए, जल जीवन मिशन में 2024 में इस योजना को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये योजना जो थी 5 साल के लिए थी, लेकिन इसको वापस एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अब तक इस परियोजना में क्या कार्रवाई हुई है। मेरे को बताते हुए हर्ष होता है इस चैनल के माध्यम से, 1 साल में हमने 10.5 लाख घरों में नल से जल देने का काम किया है, जो 1600 करोड़, कागजों में नहीं, घरों में दिया, घरों की बात कर रहा हूं, कागजों की नहीं। 1 साल में जो 1600 करोड़ रुपए आए थे, और 1600 करोड़ रुपए का ही बजट आया था, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी पैसे लगाया। और इस जल जीवन मिशन में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसका भी मैं आपको डेटा दे देता हूं कि जो लंबी कार्रवाई हुई है पूरी अब तक, जो पाइपलाइन कितनी बची है, कितनी परियोजनाएं, उसका भी मैं आपको एक पूरा फैक्ट बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जिससे राजस्थान की जनता को पूरा पता रहे। क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार जो है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और पूरे रिपोर्ट कार्ड को पूरी जनता के सामने रखते हैं कि हमने ये काम किए, और जनता से कहते हैं आप बताइए। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन एवं अन्य परिसंपत्तियों का डेटा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अब तक 90 परियोजनाओं की 63,521 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये डेटा पूरा पोर्टल पे उपलब्ध है, जिसको कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है। पोर्टल के अंदर तो वो भी उपलब्ध होगा जो कागजों के अंदर बिछे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यथार्थ डेटा देते हैं। देखिए, आप जानते हैं माननीय भजनलाल सरकार इस विषय पे कितना गंभीर है, और हमने इसीलिए किसी भी पानी की समस्या कितनी बड़ी राजस्थान में, इसीलिए हमने राम सेतु जल परियोजना, पीकेसी लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने का काम किया, यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने का काम किया। तो हम पानी के प्रति कितने गंभीर हैं और किस तरह से पानी की समस्या को खत्म करना चाहेंगे, इसलिए हम आगे काम कर रहे हैं। और देखिए, ईडी ने कार्रवाई की है, अभी तो और नहीं, धरातल पे भी आएंगे ना, एमओयू हुए हैं, तो बात करेंगे ना सर। डीपीआर बन गई है, काम शुरू हो चुके हैं, ईआरसीपी का काम शुरू हो चुका है, ईआरसीपी का धरातल पे काम शुरू हो चुका है। अपन शायद डिबेट भी कर चुके हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। टेंडर भी हो चुका है, शायद आपने बताया भी था चैनल के माध्यम से, 12,500 करोड़ के टेंडर भी जारी हो चुके हैं, आपने इस चैनल के माध्यम से बताया भी था। चैलेंज मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप उसको राम जल सेतु परियोजना कहते हैं, ईआरसीपी नहीं कहते। ईआरसीपी कहना होता तो नाम थोड़ी ना बदलते। कोई बात नहीं, वो तो चलिए, कोई बात नहीं। सत्येंद्र सिंह जी, हमेशा ये आरोप लगता है कि भाई ईडी तोता है। अब आप भी तो एक दौर में ईडी का हिस्सा रहे हैं ना, तो क्या वाकई में पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि भाई इसको छोड़ दीजिए, ये अपना बंदा है, और या इस पर तब कार्रवाई करेंगे जब अपनी सरकार आएगी? क्या ऐसा होता है? जी नहीं, एकदम सरासर गलत आरोप है विजेंद्र जी। मैंने यूपीए सरकार में भी काम किया है, एनडीए में भी किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक, जिसको राजनीतिक अन्वेषण कहते हैं, अपने समय के सबसे बड़े राजनीतिक मुकदमे का मैं अन्वेषण अधिकारी रहा हूं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया था डायरेक्ट। और मैं आपको चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, ना तो यूपीए सरकार में ना एनडीए सरकार में कभी इस तरह का कोई दबाव नहीं आया जी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार में तो बड़े जोर शोर से फाइलें उठती हैं, दूसरा यह है कि फाइलें उठती हैं, करप्शन के आरोप लगते हैं, फिर अचानक से वो नेता अगर पार्टी बदल लेता है तो फाइलें बंद हो जाती हैं। एक तो सवाल ये सर, दूसरा जो आंकड़ा है कि भाई 6,000 के आसपास ईडी में मामले दर्ज हुए, और उनमें से 165-63 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर, और उनमें 95% सिर्फ अपोजिशन पर। यह महज इत्तेफाक है? देखिए, ईडी जो है अपने आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती है पीएमएलए में। ईडी को इनपुट कहां से आता है? जो अदर एजेंसीज है, सीबीआई है, स्टेट एजेंसीज हैं एंटी करप्शन की, ईओडब्ल्यू हैं, इनके पास जो मुकदमे दर्ज होते हैं, यदि उनमें पीएमएलए का शेड्यूल ऑफेंस कोई है
तो उसको ईडी टेकअप करती है। तो ये कहना कि ईडी ने दर्ज किया, ईडी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया डायरेक्ट, ये मुकदमे दूसरी एजेंसीज ने किए हैं। ईडी सिर्फ उसमें ये देख रही है कि जो ये भ्रष्टाचार या अपराध से धन कमाया गया है वो कहाँ गया, क्योंकि पीएमएलए का प्रमुख उद्देश्य है कि अपराधी को अपराध से अर्जित आय के आनंद लेने से वंचित करना। ठीक है, तो ये आरोप तो एकदम गलत ईडी ने लगाया बनाए। दूसरा, आप ये देखिए कि सिर्फ जो 5000 से ऊपर खुद बता रहे हैं भी, उसमें से 193 केस की बात कर रहे हैं। ये देश के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं और लोग हैं गिरफ्तार भी होते हैं, उन पे उनकी किसी की 500 किसी की 1000 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। वहां तो नहीं कहा जा रहा कि ईडी तोते की तरह काम कर रही है। ये एकदम नया ट्रेंड है कि जब से खास तौर पे गांधी परिवार को बुलाया गया पहली बार, तब से ये खास तौर पे आरोप लगाया जाने लगा कि ये ईडी जो है तोता है। देखिए, उससे पहले चिदम्बरम जी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो गिरफ्तार हुए, उनके पुत्र गिरफ्तार हुए और लोग भी हुए। उससे पहले जगन रेड्डी, ओम प्रकाश चौटाला, मधु कोड़ा सब गिरफ्तार हुए, तब ये आरोप नहीं लगे। ये आरोप और दूसरा, अपनी संस्थाओं पे अंगुली उठाना, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, आज भी सत्ता में हैं, क्या वो ये कहना मैसेज देना चाहती हैं कि जहां उनकी सरकारें हैं या जहां पहले थी वहां संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब पे काम करती थी, कानून के हिसाब से नहीं करती थी? इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? ठीक है नितिन, अब जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत लॉजिकल है और इसलिए मैंने उनको पूरा वक्त भी दिया, क्योंकि अपनी जो एजेंसी ना, कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देना, कभी कोर्ट पर सवाल उठा देना, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर, ये बहुत आसान होता है। भाई आपकी भी तो सरकारें रही है ना एक दौर में, और अगर प्रमाण है तो प्रमाण को आने दीजिए आगे, फिर उसको हम पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने की, इमोशनली हम फायदा उठाने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर वो सही होंगे तो सही होंगे, गलत है तो गलत होंगे। देखिए विजेंद्र जी, हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो 140 करोड़ देशवासी है उसके विजडम पे हम सवाल उठा रहे हैं। वो पूरे देश समझता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी उन्होंने कॉर्पोरेट में एक एक चीज का एग्जांपल बता सकता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कॉर्पोरेट की बात की, मैं एग्जांपल बताता हूँ। सीबीआई रेड करती है एनडीटीवी को, अडानी बाय कर देता है एनडीटीवी। सीसीआई रेड करती है अंबुजा सीमेंट को, अडानी बाय कर लेता है अंबुजा सीमेंट। ईडी रेड करती है जीवीके को, अडानी बाय कर लेता है जीवीके मुंबई एयरपोर्ट। इनकम टैक्स रेड करती है क्विंट को, अडानी बाय करता है क्विंट। आईटी रेड करती है नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट को, अडानी बाय। ऐसे बहुत सारे केस है। दूसरा मैं बताता हूं, हमने, अरे सुनिए, अब 2 मिनट, अब ये आप लोगों के बीच में धोखा था क्या? आप अधूरे फैक्ट दे जाते हैं ना। अब इनमें से ये बताइए कितने के कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कंपनी के साथ थे? मैं ये आपको बता रहा हूं, वही तो देश का आदमी काम करे सही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, गहलोत सरकार ने कितने कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ किए? आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं, वहां ईडी रेड करती है और रेड करने के बाद में दूसरी जगह बाय हो जाता है। अभी सुनिए, अच्छा आप ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा दूर नहीं जाते। 2023 में सरकार जाने से पहले वो हुआ, समिट हुआ गहलोत सरकार में, जरा बताइए उसमें अडानी ने कितने के कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू साइन किए राजस्थान में? मैं ये कह रहा हूं आपको, इस सवाल का जवाब राहुल गांधी जी ने भी दिया था कि अगर किसी को आपको यहां रख लिया जाए, पूरे दिन आपसे कोई एंकरिंग नहीं कराई जाए, आपको आराम से यहां बैठ के 2 टाइम का जूस दे दिया जाए, आपको यहां पे 2 लाख रुपए की सैलरी दे दी जाए और बाकियों को पूरे को काम कराया जाए और उनको सैलरी भी ना दी जाए, तो फिर पूरे एम्प्लॉय आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? या आप जैसे 2 एंकर भर्ती कर ले और वो खूब मेहनत करे और उनको बराबर की सैलरी करे, क्या दिक्कत है? आप ये आवाज उठाएंगे कि 2 को क्यों भर्ती कर ली? बात यह है कि आप एक लेवल से ऊपर जाके, भ्रष्टाचार क्या होता है, आप नियम से अलग जाके किसी को मदद करते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, वो भ्रष्टाचार होता है और उसी के लिए सवाल उठाया है, व्यक्ति के लिए नहीं। अब आप सुनिए मेरी बात, सही आप कि जहां पाइपों को हरियाणा से ले आए, जमीन पर बिछाए ना, टेंडर को फर्जी कर दे, कहीं और बैठकर टेंडर की रेखा को भर ले, ये सब जब बियॉन्ड द लाइन जाता है ना, तब ये कार्रवाई। अब मैं इसी घोटाले की आपको बात करता हूं। आप ये बताइए हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी इस मामले पे, जब जिनका नाम लिया जा रहा है पद्म जैन और उनको नाम लिया जा रहा है, क्या कहा था हाईकोर्ट ने? क्या कहा था आप बताइए मुझे। संजय बड़ाया को छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जितने अफसरों की बात की, आज वो अफसर कितने कैद में, आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। आप बताइए, इनको यही नहीं पता इन्वेस्टिगेशन जांच का होती है, ट्रायल कब होती है, बेल मिल जाती है तो क्या वो बरी हो जाता है, क्या वो मुकदमा ड्रॉप हो जाता है? अरे पहले पढ़कर आइए, मैं बता रहा हूं, जमानत मिली है, बरी नहीं हो गए, बाइज्जत बरी नहीं हुए, उन्होंने करोड़ों के घोटाले कर दिए, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया आपने।
आयरन पाइपलाइन बिछानी थी, प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए, हरियाणा से चोरी के पाइप ले आए, बिना पाइप के आपने बिना पाइपलाइन बिछाए आपने। एक मिनट सब रुकिए प्लीज, एक मिनट दोनों रुकिए। नरेश जी फाइनल कमेंट, एक मिनट सर, नरेश जी फाइनल कमेंट मुझे चाहिए। नितिन मुझे प्रोग्राम क्लोज करना, एक बोलिए जल्दी। उसके अंदर ना ट्रांजैक्शन में उनका नाम था, ना क्या नाम से ट्रेल में उनका नाम था, ना कोई पैसा इधर उधर से, कोई कनेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नरेश जी, एक मिनट नरेश जी नितिन भैया, अरे चार्जशीट तो अभी अभी तो चार्जशीट सप्लीमेंट्री पेश होगी। चलेंगे नरेश जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर एक नेता पर आरोप लगे, उनको गिरफ्तार करने पहुंचे, वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे, वहां से बाकायदा तिलक लगाकर निकले और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रही। कल हम जब तस्वीरें देख रहे थे महेश जी की, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था रिमांड पर लेने के लिए, तो वहां कोई नहीं नजर आ रहा था। क्या कांग्रेस ने उनको अकेला छोड़ दिया नरेश जी? देखिए विजेंद्र, ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आज एक कार्यक्रम आया है, कल ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी बात, कल जब गिरफ्तारी हुई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया था और जिस तरह से ईडी कार्रवाई हुई थी उसकी खिलाफत की थी। बड़ी बात यह है कि जो नितिन अभी जो बोल रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि घोटाला नहीं हुआ? क्या ये मान लिया जाए कि अफसरों ने ठेकेदारों की मिली भगत से ये पूरा जो सामने आ रहा है वो नहीं हुआ? क्या जो खुद विभाग जांच कर रहा है, विभाग जाके उनकी विजिलेंस की टीम जहाँ पाइपलाइन बिछानी थी वो ज़मीन खोद के देख रहे हैं, पाइप उनको मिल नहीं रहे, तो कहाँ गए वो? घोटाला तो हुआ है। अब घोटाले में कौन कौन शामिल था, किस किस की शय थी, कौन डायरेक्ट था, कौन इनडायरेक्ट था, किसने नगद पैसे लिए, किसने पैसे नहीं लिए लेकिन कोई और ओबलाइज किया, ये तमाम चीज़ें हैं जो जांच में सामने हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरह से ये पूरा जो मामला हुआ है, ईडी ने तो अब कार्रवाई की है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता वो भी कह रहे कार्रवाई हो रही है। भाई अक्टूबर में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था 22 लोगों के खिलाफ, अभी तक एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। उनमें भी ये अफसर शामिल है, उनमें भी महेश जोशी का नाम है, और भी एक आधे अफसर है, और कुछ आठ लोग तो ऐसे है विजेंद्र जिनके खिलाफ अभी अनुमति नहीं दी जा रही। तो मेरा कहना है कि जब पूरा खोजबीन होगी, पूरी जांच होगी, सभी को जो जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ होगी, या जिनको लग रहा है कि इन्होंने तो किया, ये सामने दिख रहा है, उनको पकड़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, नितिन जी और सत्येंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। एक जांच होनी चाहिए क्योंकि पैसा जनता का है, जनता के लिए इस्तेमाल होना था। पैसा जनता ने दिया तो सही, लेकिन जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बीच में ही गायब हो गया। अब वो कहां गायब हो गया और किसके जेब में किस तरीके से पहुंचा, अगर ये जांच हो रही है तो इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना।